17 अगस्त। Nice to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. एक फैसले ने इंडिया की बेटिंग एप्स की दुनिया एक झटके में खत्म कर दी। जो एप्स हर महीने हजारों करोड़ कमा रही थी वो एक झटके में बंद हो गया। यहाँ तक कि सरकार भी इन बेटिंग एप्स से सालाना 14,000 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती थी। मगर इतने रेवेन्यू के बावजूद भी इन बेटिंग एप्स को बैन क्यों किया गया और इसके पीछे क्या कारण था? कैसे ये बेटिंग एप्स यंग लोगों को टारगेट करती थी और इनके वजह से कितने सुसाइड हुए? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये बेटिंग एप्स दोबारा इंडिया में वापस आ पाएंगी? सबसे पहले इन बेटिंग ऐप्स के बैन होने की वजह को जानने से पहले हम एक रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं, जिससे इन बेटिंग ऐप्स की बैन होने का रीज़न आपको क्लियर हो जाएगा। यह कहानी है एम टेक स्टूडेंट के पवन की, जो अपने कॉलेज ईयर्स में इन बेटिंग ऐप्स से एडिक्टेड हो गया क्योंकि उसने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को इन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए देखा होगा। तो उसने सोचा कि मुझे भी इससे प्रॉफिट होगा, तो वो भी लग गया इन बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाने के लिए। शुरुआत में थोड़े लॉसेस हुए, पर उसने सोचा कि बाद में सब रिकवर हो जाएगा। ऐसे ही करते करते उसने 3 लाख रुपए खो दिए और वो यही नहीं रुका, उसने अपने पिता को बताया और इस लॉस को रिकवर करने के लिए उसने 1 लाख रुपए और मांगे, लेकिन ये पैसे भी वो हार गया। अंत में उसने सुसाइड कर लिया। सिर्फ के पवन ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में हर साल 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे इन बेटिंग एप्स में हार जाते हैं और पिछले 2.5 साल में 32 लोगों ने सुसाइड कर लिया इन बेटिंग एप्स की वजह से। उन बेटिंग एप्स ने तो सेलिब्रिटियों से ऐड करवा के लोगों को अपने ऐप में अट्रैक्ट कर लिया और उन सेलिब्रिटियों ने भी पैसे कमा लिए जिन्होंने ऐड किया था। मगर उन माँ बाप का क्या जिन्होंने अपना बेटा खोया है? बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सरकार ने कौन से ऐप्स को बैन किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार अब गेम के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हो गई है और गेमिंग को बढ़ने नहीं देना चाहती, जो कि एक्चुअल में गलत है। सरकार ने सारे गेमिंग ऐप्स को बैन नहीं किया है, बल्कि सरकार उन ऐप्स को बैन किया है जहां पर रियल मनी का गेम चल रहा था, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, रमी जैसे गेमिंग ऐप्स को, जैसे फ्री फायर, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ई स्पोर्ट जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए खेले जाते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट तो ई स्पोर्ट को प्रमोट कर रही है। इस बिल में मेंशन किया गया है कि सरकार अब एक नेशनल लेवल की अथॉरिटी बनाएगी जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट और प्रमोट करेगी। अगर हम इन एप्स के मार्केट साइज की बात करें तो ये $5 बिलियन की थी और अनुमानित था कि 2030 तक $11 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। मगर लोगों को पता था कि इससे उनका नुकसान हो सकता है, फिर भी वे इस पे पैसे क्यों लगाते थे? इसका जवाब है उनके फेवरेट एक्टर या सेलिब्रिटी, जिससे उनके दिमाग में एक मिथ बैठ जाता था कि वे 1 रुपए लगाकर करोड़पति बन सकते हैं। मगर सच्चाई ये है कि इन एप्स से वे लोग करोड़पति बनते थे जो इसे प्रमोट करते थे, जैसे इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी या एप्स के ओनर। मगर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि इन एप्स ने इतने सालों तक अपना अंपायर कैसे चलाया, क्योंकि गेमलिंग तो इंडिया में इलीगल है। जवाब है कि सिंपल सा लीगल लूप होल, स्किल वर्सेस चांस का डिबेट। कोर्ट में बार बार ये बात आई कि अगर कोई गेम किस्मत पर चल रही है तो वो गेमलिंग है, लेकिन उसमें स्किल का यूज हो रहा है तो वो लीगल है। और इसी एक शब्द स्किल ने इन कंपनीज को इतने बड़े $1 बिलियन इंडस्ट्री बनाने का मौका दिया। रमी और फैंटेसी एप्स के फाउंडर कहते थे कि ये सिर्फ सट्टा नहीं है, ये स्किल का खेल है। लेकिन असल में एवरेज यूजर्स के लिए ये गेम गेमलिंग से कम नहीं था, क्योंकि ये एप्स स्किल से ज्यादा डोपामिन और इल्यूजन के कंट्रोल पर चलता था। और यही चला कि इन एप्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। सोचो, एक तरफ एड्स में आपको दिखाया जाता है कि सिर्फ अपनी सोच और स्ट्रेटजी से आप जीत सकते हो, पर रियलिटी ये थी कि एल्गोरिथम आपको कभी छोटी जीत देकर बड़ी हार दे देता था। और जब एक आदमी सोचता है कि बस थोड़ा और खेल लूं, अगला राउंड मेरी जीत होगी, तभी वो असली ट्रैप में फंस जाता है। इसी जाल में फंसकर नरेश, जो कि एक पोस्टल एम्प्लॉय था, उसने ये गेम्स खेलनी शुरू कर दी और वो लॉसेस के चलते 15 लाख के कर्जे में चला गया। अब आप ही सोचिए, नरेश को एक तरफ से बैंक वाले परेशान करे होंगे लोन पे ना करने की वजह से, और दूसरी तरफ से जिस ऐप से उसने उम्मीद लगाई थी कि वो उससे करोड़पति बन जाएगा, वही ऐप ने नरेश को एक कर्जदार आदमी बना दिया। और अंत में नरेश के पास एक ही ऑप्शन था, खुद की जान लेना, और उसने सुसाइड कर लिया। और इस सबसे बड़े ही नहीं, बच्चे भी गलत राह पर जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 3 में से एक यूजर अंडर 19 का होता था। सिर्फ यही रीजन नहीं है, गवर्नमेंट ने जो बिल पास किया है उसमें साफ मेंशन किया गया है कि इनमें से कुछ एप्स को इलीगल एक्टिविटीज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता था। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काला धन को सफेद बनाना, मतलब जो पैसा इलीगल तरीके से कमाया गया हो उसे
उसे ऐसे प्रोसेस में घुमाना कि वो लीगल इनकम लगे। और तो और इन बेटिंग एप्स की वजह से आतंकवादी फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज भी हो रही थी। बिल में कुछ ऐसी चीजें भी मेंशन की गई है जिससे साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट इन एप्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हो गई है। जैसे कि अब इस गेम को कोई खेलेगा तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ का फाइन लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है। यही नहीं, इन एप्स का एडवर्टाइज करने पर 2 साल का जेल और 50 लाख का फाइन लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ऐसे केसों में अब तो बिल मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बिल में मेंशन किया कि ये केस नॉन बेलेबल होंगे, यानी इन जैसे केस में बिल मिलना आसान नहीं होगा। अब हमने जान ही लिया है कि इन एप्स को क्यों बैन किया गया और आखिर बिल बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव था। चलिए अब जानते हैं इसका उन एप्स और हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐप जैसे ड्रीम 11, रम्मी, माई 11 सर्कल को रातों रात बहुत लॉसेस हुए। न्यूज के अकॉर्डिंग ड्रीम 11 को बैन होने की वजह से 95% रेवेन्यू का लॉस हुआ और प्रॉफिट 0 हो गया। इन एप्स को लॉस तो हुआ ही हुआ, मगर उन लोगों का भी लॉस हुआ जो इस कंपनी में काम किया करते थे। इन कंपनीज में टोटल 2 लाख लोग काम किया करते थे और वो सब लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे इतनी ही जॉब जानी थी तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो लोगों का जॉब्स बचाना या लोगों की जान बचाना। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब जो लोग बेटिंग एप्स में पैसे लगाते थे अब वो गेमिंग की ओर जाएंगे और सच में अपने स्किल का यूज करेंगे, जिससे उनका फायदा भी हो सकता है। कम से कम उनके लाखों रुपए तो बचेंगे जो इन बेटिंग एप्स में हार जाते थे और उनके कर्ज का कारण बनता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बैन की वजह से ये बेटिंग एप्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। हिस्ट्री ने बार बार बताया है कि जहाँ डिमांड होती है वहाँ इलीगल सप्लाई अपना रास्ता बना ही लेती है। आज भी लोग प्रोक्सी सर्वर, वीपीएन और थर्ड पार्टी एप्स के जरिए इन बैन प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं। मतलब पेपर में तो बैन हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका एडिक्शन अभी भी लोगों में है। और सबसे डेंजरस बात, जब कोई चीज इलीगल हो जाती है तो उसका कंट्रोल सरकार के हाथों से निकलकर अंडरग्राउंड माफियाओं और ब्लैक मार्केट के हाथों में चला जाता है। इसका मतलब अब यूजर और भी रिस्क में है। न उनका पैसा सेफ है, ना आइडेंटिटी, न ही लॉ का प्रोटेक्शन। मगर एक सवाल और है, गवर्नमेंट ने तो बेटिंग एप्स को बैन कर दिया, क्या इससे यूथ सही राह पर चलेगी या फिर और चीजें बैन करने के लिए बची हैं जो यूथ को खराब कर रही है? सोचो, ड्रीम 11, रमी जैसे बेटिंग एप्स की वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। चलो एक समस्या तो गया, मगर दूसरी ओर पान मसाला हर गली नुक्कड़ में बिक रहा है। दोनों का एक ही काम है, इंसान की हेल्थ, पैसा और फ्यूचर खराब करना। फर्क सिर्फ इतना है कि एक डिजिटल एडिक्शन है और दूसरा फिजिकल। और सबसे बड़ी बात, जहाँ बेटिंग एप्स के ऊपर बैन तो लग गया, मगर अभी भी पान मसाला को बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार प्रमोट करते दिखते हैं। मतलब एक तरफ सरकार कहती है कि यूथ को प्रोटेक्ट करना है और दूसरी तरफ यूथ को डायरेक्ट पॉइजन बेचा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार पान मसाला पर वैसे ही बैन लगाएगी जैसी बेटिंग एप्स के ऊपर लगाई थी? तो सोचो कितने लोगों की जान बच सकती है। कंक्लूजन यही है कि इंडिया ऐसा पहला देश नहीं है जो इन एप्स को बैन किया। और भी देश जैसे चाइना, यूएस को इन एप्स से खतरा महसूस हो गया था, इसलिए उन्होंने पहले ही इन एप्स को बैन करके रखा हुआ है। आज ये एप्स बैन हो गए हैं, कल दूसरा आ जाएगा। जब तक इंसान का ख्वाब स्किल की जगह चांस जैसे सट्टे जुए से पैसे कमाने का इरादा रहेगा, तब तक इंसान की मंजिल सिर्फ बर्बादी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।